हाय गुड मॉर्निंग क्लास। मैं किताबुद्दीन सर जिल क्लासेज गोपालगंज की तरफ से फिर एक बार आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत एक नए अंदाज में ट्रिक वाइज आपको हम जीएस क्वेश्चन को बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। क्यों हमने सोचा जब ये नया साल आया है तो एक नई उमंग होनी चाहिए, एक नई बात होनी चाहिए, तब तो आपकी साथ हमें मिलेगी और जब साथ मिलेगी तो हमारी जो दिशा और दशा है आगे बढ़ेगी। तो आइए और एक बात कहना चाहूंगा कि हौसलों को बुलंद रखो, हौसलों को बुलंद रखो, मंजिल तुम्हारे पास चलकर आएगी। हौसलों को बुलंद रखो, मंजिल तुम्हारे पास चलकर आएगी। तुम अपना एक कदम तो बढ़ा, तुम अपना एक कदम तो बढ़ा, तेरा भाग भी तेरा साथ निभाएगी। इसीलिए मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, भाग के भरोसे मत बैठो। अगर तुम अपना कदम बढ़ाया तो तेरा भाग भी तेरा साथ निभाएगी। एकदम यह बात सटीक कह रहा हूं मैं। अगर तुम ऐसा किया, अपना दिशा और दशा को बनाया अपने अनुसार, अपने कर्म के अनुसार, तो जरूर तेरा भाग तेरा साथ निभाएगी। अगर तुम भाग के भरोसे बैठे रह गया तो तुम्हारा दिशा और दशा जैसे है यानी ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। तो आइए मैं आपको एक नए अंदाज में आज जीएस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए, मेरा पहला बात ये रहेगा, फर्स्ट ट्रिक वाइज आपको बताना है कि बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख युद्ध और उनकी मृत्यु, यानी आज हम आपको बताएंगे कि जो बाबर आया था मेरे देश में, जो बाबर मेरे देश में आया था तो जो युद्ध किया था उसी पर आज हम विश्लेषण करेंगे और उसका मृत्यु कब हुआ था। तो आइए इसको ट्रिक के अनुसार समझते हैं। तो ट्रिक मेरा क्या है कि 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 27 में खाना खाया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। बहुत सुंदर और सटीक शानदार ट्रिक है। एक बार फिर इसको हम पुनरावृत्ति करते हैं कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में क्या हुआ, मर गया। तो सबसे पहले इसी का हम पोस्टमार्टम करते हैं कि 30 में मर गया के मतलब क्या। तो 30 में मर गया का मतलब आप ये याद रखिए कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई। कब मृत्यु हुई? तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई। अब आते हम फर्स्ट जो बात है कि 26 में पानी पिया, यानी कहने का मतलब यह है कि 1526 ईस्वी में पानीपत में वह क्या किया था, लड़ाई किया था, युद्ध किया था पानीपत में। और किसके बीच? तो इब्राहिम लोदी से, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध 1500 यहाँ गलती हो गया है, 1526 ईस्वी में पानीपत में प्रथम युद्ध हुआ था जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आइए थोड़ा सा इधर हम आप पर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि पानीपत से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, संभावित क्वेश्चन, कि पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का
प्रथम युद्ध पानीपत का। तो याद रखना मेरे बच्चों 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी सेकेंड जो युद्ध हुआ था, सेकेंड जो युद्ध हुआ था किसका, पानीपत का, तो यह हुआ था 1527 ईस्वी, 1527। और तृतीय जो युद्ध हुआ था पानीपत का वो हुआ था 1761 ईस्वी। किसके बीच में हुआ था, यह जो 1761 युद्ध हुआ था यह अहमद शाह अब्दाली जो था और शाह आलम, ये आप लोग जब पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध में के पहले जो युद्ध हुआ था उसी में मिलता है कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है मेरे बच्चों, तो 1500 ये लड़ाई याद रखिएगा। सॉरी मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन गलती हो गया, द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं 28 में। तो 1528 में कौन, सॉरी 27 में, 1527 ईस्वी में, तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, खानवा का। इसमें हुआ था राणा संगा के बीच, राणा संगा के बीच बाबर के साथ। ठीक है मेरे बच्चों, अब आते हैं 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था, यहाँ ठीक से आइए, 1528 में चल दिया तो च से क्या होता है, चंदेरी, चंदेरी। तो ये हुआ था मेदिनी राय के बीच, मेदिनी राय के बीच। किस से, तो बाबर से। अब आते हैं 1529 में। 29 में क्या क्या घर गया, तो 1529 में घाघरा युद्ध हुआ था। कौन युद्ध हुआ था, घाघरा युद्ध, घाघरा युद्ध। ठीक है, घाघरा युद्ध किसके बीच हुआ था, घाघरा युद्ध हुआ था महमूद लोदी के बीच में, महमूद लोदी के बीच में, महमूद लोदी के बीच में। यानी किसके बीच में, बाबर और महमूद लोदी से घाघरा युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था, 1529 ईस्वी में। ये क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर, मतलब किसी भी एग्जाम में जरूर डालता है, तो इसलिए मेरे बच्चों एकदम याद रखिएगा। और 30 वाला तो बता ही दिए कि 30 में मर गया, यानी 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। अब आइए दूसरे ट्रिक पर हम लोग चलते हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है, शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना है। आज वीकली क्लास चल रहा है, तो मेरे बच्चों आज थोड़ा सा आप लोग को रुक रुक के समझ के आगे बढ़ना है और ध्यान से बढ़ना है। तो दूसरा मेरा ट्रिक आज का है कि पोवास वाली ने जिम खोली, पोवास वाली ने जिम खोली। तो आज इसके द्वारा क्या, ये ट्रिक किसके लिए दिए हैं, तो ये ट्रिक है मेरे बच्चों, जो आप लोग जो खेल देखते हैं, जैसे प्रमुख खेल कोई भी है और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो जो चर्चित खेल है आप लोग तो एकदम जानते हैं, लेकिन जो नहीं चर्चित है लेकिन आप लोग देखते समझते नहीं हैं, उसके बारे में यह ट्रिक आप लोग को बताया जाएगा। तो जो सबसे पहले का है पो से पोलो याद रखो बच्चों, पो से पोलो, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4। अब आते हैं दूसरे पर, दूसरा है वास। दूसरा क्या है, वास। तो वास से याद रखना बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5। एकदम याद रखना 5। अब आते हैं इसके बाद क्या है, वाली। तो वाली से क्या याद रखो, वॉलीबॉल खेल हो गया। तो
तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एकदम सटीक याद रखो, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। अब आते हैं हम लोग दूसरे ने। तो ने से आप लोग खेले होंगे, इससे भी खेल नेट बॉल। तो नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। ठीक है, नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? होती है 7। और एक और बात याद रखना, कबड्डी में भी खिलाड़ियों की संख्या 7 ही होती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर। क्या दिया है? इसके बाद जो दिया है जिम। तो एक खेल होता है जिसका नाम है जिम्नास्टिक। इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 8। और उसके बाद क्या है? खो। तो खो से याद रखिए क्या? खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। और इसके अलावा जो आप लोग चर्चित खेल देखते हैं, समझते हैं, जैसे मान लीजिए फुटबॉल। तो फुटबॉल में पहले से जानते ही हैं, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट देखते ही हैं, खेलते भी हैं, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11। समझे मेरे बच्चों? और एक और खेल देखते हैं जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। यह राष्ट्रीय खेल किसके? ये राष्ट्रीय जो खेल है हमारे देश के एक बहुत बड़े हॉकी के जादूगर, उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद। और उन्हीं के जन्मदिन पर, उनका जन्मदिन था। जन्मदिन कब होता है? 29 अगस्त। उन्हीं के जन्मदिन पर खेल दिवस यानी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन दिवस पर? तो मेजर ध्यानचंद के ये खेल दिवस होता है। तो इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। अब आते हैं हम लोग अगले ट्रिक पर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको हमारा साथ देना है, तब जाके आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, सीख मिलेगा, और आप इस ट्रिक के जरिए बहुत कुछ सीखेंगे और आसानी से इंटरटेन होकर भी सीखेंगे। अब आइए दूसरे ट्रिक के तरफ हम लोग चलते हैं। ये मेरा ट्रिक नंबर 3 है। ट्रिक नंबर 3 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान ट्रिक, इज ओके। इज ओके याद रखिए, एकदम आपका काम सब ओके हो जाएगा। अब कहेंगे सर इज ओके क्या लिखती है, किसके लिए ट्रिक हो सकता है? तो ये ट्रिक बहुत ही आसान है। यह ट्रिक आप लोग याद रखिए, जो आप लोग रियाल मुद्रा का नाम सुनते हैं, रियाल मुद्रा, जो रियाल करेंसी चलता है किस देश में, उसी से रिलेटेड ये ट्रिक है। यानी रियाल एक सब करेंसी जो सुने हैं, वह सबसे ज्यादा प्रचलित आप लोग यही जानते हैं कि सऊदी अरब में रियाल चलता है। तो सही बात है, सऊदी अरब में ये रियाल चलता है। ठीक है, तो आइए अब इसको क्लियरफाई कर दें कि किस किस देश में यह रियाल चलता है। तो आई से ईरान याद रखिए। आई से क्या याद रखिए? ईरान देश में रियाल चलता है। अब देखिए एस, सऊदी अरब का नाम सुने होंगे, अभी तो हम शुरू में ही इसका चर्चा किए। सऊदी अरब में रियाल चलता है। अब आते हैं ओ से क्या होता है? एकदम याद रखिए आप, एकदम बिल्कुल। ओ से ओमान जो देश है, इसमें भी रियाल चलता है। अब आते हैं के से याद रखिए कतर। के से क्या याद रखिए? कतर। अरे कतर जिस देश की राजधानी कहाँ है? दोहा कतर इसे कहते हैं। इसका भी क्या है? रियाल चलता है यहाँ भी। अब आते हैं वाई।
तो वाई से क्या होगा, वाई से एकदम याद रखिए यमन देश, यमन देश जहां के लैला मजनू थे, यानी सऊदी अरब और यमन देश एकदम करीब का ही देश है। ये भी कहाँ चल, इस सब देश में रियाल मुद्रा चलता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप लोग को याद रहेगा। अब आइए फिर हम अगले ट्रिक के तरफ चलते हैं। ये अगला ट्रिक मेरा क्या है, ठीक है, तब जाके आप लोग बढ़िया से एग्जाम के जो क्वेश्चन आएंगे उसको एकदम धुआं धुआं कर देंगे, निकाल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो आइए ट्रिक नंबर 4 के तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 4 के तरफ चलते हैं। देखिए ट्रिक नंबर 4 है इक विकास, एक विकास रामंथ, एक विकास रामंथ। तो एक विकास रामंथ ने क्या सर लिख दिए? अरे कोई नहीं बच्चों, ये कोई दूसरा ट्रिक नहीं है। ये जो ट्रिक लिखे हैं, जो जब हमारा संसद बन रहा था तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किए थे कि कई देशों के संविधानों को पढ़ लिख के समझ के एक अपना देश का एक बहुत ही बड़ा विशालकाय क्या बनाए थे, संविधान बनाए थे। तो यह ट्रिक उसके लिए है कि जब ब्रिटेन से जो कानून लिया गया, ब्रिटेन से लिए गए जो कानून हैं उसके लिए ट्रिक है, लिए गए कानून जो हैं उसके लिए ट्रिक है। तो ब्रिटेन से जो लिए गए कानून क्या थे, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट में जो इक दिख रहे हैं, सिंपल इक से याद रखिए इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता। यानी बच्चों मेरे इसको क्या याद रखोगे? अरे मेरे बच्चों, भारत देश में जो संवैधानिक सिस्टम है उसमें आपने अपना देश में जो नागरिकता का सिस्टम है वो इकहरी नागरिकता प्रणाली सिस्टम है। यानी आप अपना देश में एक ही नागरिकता वाला मतलब सिटीजनशिप ले सकते हैं, दोहरी नागरिकता अपना देश में नहीं है। यानी क्या है, इकहरी नागरिकता प्रणाली है। अब आते हैं दूसरे ट्रिक पर, दूसरे शब्द पर। तो दूसरा शब्द विकास है, तो उसमें से पहले छांटते हैं वी। क्या छांटते हैं? वी। ये शब्द जो है कहां से आया है? इक से। ये शब्द अब बना है वी। वी से देखिए विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन और विधि निर्माण। यानी ये जो कानून लिया गया, माने क्या इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? विधि मतलब होता है, सिंपल सब समझिए, कानून। कानून जो बनता अपना देश में, तो ये जो सिस्टम लाया गया यह ब्रिटेन से ही लाया गया है। कहां से लाया गया? ब्रिटेन से। क्या करने के लिए? कि कानून बनेगा और उस कानून के जरिए जनता के माने देश के लोगों पर शासन होगा। माने कोई भी जो भी देश में रह रहा है उस पे इसी शासन प्रणाली से कानून बनाया जाएगा और उस पे लागू किया जाएगा। आते हैं उसके बाद दूसरे सिस्टम पर, दूसरे शब्द पर। तो दूसरा तीसरा का वर्ड है का। का मतलब होता है कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया। यानी यहाँ क्या कह रहा है? कानून निर्माण की प्रक्रिया। यहाँ ये मत समझिए कानून निर्माण, ये समझिए कि कानून निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, माने कौन कौन सिस्टम इसमें भाग ले सकता है। तो देखिए मेरे बच्चों, कानून जब भी बनता है देश में तो एक संसद, पूरे संसद के जो लोग होते हैं, जैसे संसद में 3 सदन होते हैं, नहीं सॉरी 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, और एक होते हैं राष्ट्रपति जो अलग होते हैं। तो ये तीनों सिस्टम मिलके ही किसी भी कानून निर्माण की प्रक्रिया को एक अंजाम देते हैं। अब आते हैं अगले शब्द पर। तो स से संसद याद रखो मेरे बच्चों। स से क्या? संसद याद रखो। यानी संसदीय शासन व्यवस्था। यानी जो संसदीय शासन प्रणाली लाया गया, यह भी कहां से लाया गया? ब्रिटेन से ही लाया गया। अब आते हैं अगला
रा दिया है तो रा देखिए, रा से क्या होगा? अरे बच्चों याद रखो, वेरी सिंपल, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो संवैधानिक विधि है ये यहीं से लिया गया, यानी जो अपने देश में राष्ट्रपति का जो एक पद है ये कहां से आता है? तो ब्रिटेन से लिया गया आर्टिकल है, जो हम लोग के संविधान में उल्लेख है किस जे अपने देश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अब आते हैं क्या, लास्ट में बचता है मंत्र। तो मंत्र से क्या होता है? मंत्रिपरिषद। मंत्र से मंत्रिपरिषद, यानी इसी के द्वारा ये भी जो मंत्र से क्या होता है? मंत्रिपरिषद। ये जो मंत्रिपरिषद का से जो संबंधित कोई भी बात है, मतलब ये संसद में जिम्मेवारी लेते हैं, इनका उत्तरदायित्व होता है। ये भी जो कानून लाया गया है, कहां से लाया गया? तो ब्रिटेन से। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए फिर हम आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं फिर दूसरे ट्रिक के तरफ। ये ट्रिक नंबर 4 था। आइए अब हम दूसरे ट्रिक के तरफ चलते हैं। एकदम बच्चों हार मत मानिए, जो हार मान लेता है वही असफल हो जाता है। इसीलिए बच्चों हार नहीं मानना है, मन में ठान लेना है कि हमें कुछ करना है। कुछ करिएगा तब आगे बढ़िएगा बच्चों, कुछ करिए सब्र के साथ। आइए फिर दूसरे ट्रिक के तरफ हम चलते हैं। इससे तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये जो ट्रिक नंबर क्या है? 5। ये ट्रिक नंबर जो 5 है, आइए पहले इसको लिख दें। तारा का कैक, तारा का कैक कुंडन कुलम, कुंडन कुलम में है ना, में है ना। यानी क्या? अब थोड़ा हम जल्दीबाजी में चलेंगे, तो अभी हम ट्रिक लिखे हैं तारा का कैक कुंडन कुलम में है ना। ये किसके लिए ट्रिक है? ये आप लोग जो हमारे देश में परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है, उसके लिए ट्रिक है कि परमाणु ऊर्जा कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि ता है, तारा है, लेकिन ता को पहले ध्यान दीजिए। ता से क्या होता है? तारापुर। और ये तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, जो भारत का सबसे प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। कौन? तारापुर। अब आते हैं इसके बाद रा पर। तो रावत भट्टा याद रखिए, रावत भट्टा जो ऊर्जा स्टेशन है, रा से रावत भट्टा, इसको एक सिस्टम से लिखिए, रा से रावत भट्टा। ये बच्चों राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। अब आते हैं का पर आते हैं। तो का से एकदम सिंपल याद रखिए, का से काकर पारा, काकर पारा। काकर पारा कहाँ है बच्चों? सिंपल गुजरात में है, गुजरात में है। इससे एकदम एक रिलेटेड क्वेश्चन इससे आएंगे ही तो आएंगे। इसके बाद आते हैं कै। तो कै से याद रखो बाबू, कैगा। तो ये कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? तो कर्नाटक में। बच्चों ये मैट्रिक में बहुत बार पूछा है, ये दोनों क्वेश्चन मैट्रिक से रिलेटेड है। ता से तारापुर महाराष्ट्र भारत का प्रथम ऊर्जा स्टेशन, और कै से कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क से क्या? आइए क पर विश्लेषण किया जाए। तो क से कल्पकम, कल्पकम ये कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु, जहां पर भारत का एक अलग परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। और यहीं पर कुंडन, ये जो कल्पकम है, ये कुंडन कुलम में ही है। अब लास्ट में क्या बचता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है बच्चों, 9। इसको इसके साथ मैच रखिए, यानी जो क से कल्पकम
कुडनकुलम में है और किस राज्य में है? तो तमिलनाडु। और 9 से याद रखिए बच्चों, 9 से नरौरा, और नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में ये नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। ये भी क्वेश्चन मैट्रिक में पूछा है, तो मैट्रिक वालों आप लोग भी इसको बी केयरफुली सुनिए और लिखिए। अब चलते हैं दूसरे ट्रिक के तरफ, लेकिन बच्चों तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए फिर एक दूसरे ट्रिक के तरफ बढ़ते हैं, दूसरे ट्रिक के तरफ बढ़ते हैं और इसको आप इत्मीनान के साथ बढ़िया से सोच समझ के लिखे, पढ़े, और आप बहुत एक सिंपल विशेष दर्जा जो दिया गया है राज्यों को, उसका ट्रिक बताने जा रहे हैं। विशेष दर्जा दिया गया है जिस जिस राज्य को, उसका ट्रिक, वेरी इजी ट्रिक। और बच्चों इसको ना आप लोग उल्टा नहीं समझेंगे और इस ट्रिक के जरिए आप लोग बढ़िया से इसको याद रखेंगे। ट्रिक जो है क्या है कि मिस यू जानू मन में तू है, मन में तू है। अब आइए इसको विश्लेषण करते हैं। यानी ये जो ट्रिक हम बताए हैं, ये विशेष दर्जा जिस जिस राज्य को मिला है उससे आप लोग मतलब बढ़िया से वाकिफ हो जाएंगे कि कौन कौन राज्य को मतलब विशेष दर्जा दिया गया है। तो आइए विश्लेषण किया जाए, ठीक है। तो मी से मिजोरम, मिजोरम वही कौन? 7 सिस्टर मिजोरम। तो मिजोरम देश को याद रखिए। अब आते हैं क्या? स का एस, तो एस से सिक्किम, ये भी 7 सिस्टर के अंतर्गत रह जाता है, जिसकी राजधानी कहाँ है? गंगटोक, और मिजोरम की राजधानी आइजोल। अब चलते हैं यू से क्या? उत्तराखंड, वही बाबा केदारनाथ, ठीक है। उस राज्य को याद रखो जिसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून, ठीक है। अब उसके बाद जा से याद रखो जे से जम्मू कश्मीर। तो अभी तो फिलहाल में इस राज्य को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरीज। इस राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। उसके बाद आते हैं नू से नौ से एन से नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कहाँ? कोहिमा, जहाँ नागा सब होता है उसी राज्य की बात कर रहे हैं। ये भी राज्य भारत का पूर्वी राज्य है जहां जो विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। अब आगे बढ़ते हैं, मन से एमएन से मणिपुर, मणिपुर ये भी 7 सिस्टर से रिलेटेड है राज्य, यानी 7 बहनों वाली राज्य में आती है। इसकी राजधानी कहाँ है? इम्फाल, इसको भी विशेष दर्जा प्राप्त है। अब चलते हैं में, तो में का इंग्लिश ME, में से मेघालय, जिसको मेघोकालय कहा जाता है। यानी मेघों का यह राज्य है जहाँ पर हरदम बारिश होते रहती है, और इसी राज्य में एक जगह है जिसका नाम है माओसिनराम, जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, और इसकी राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ये भी 7 सिस्टर ही राज्य कहलाता है। अब चलते हैं दूसरे बात पर, तू से टी से क्या? त्रिपुरा, और त्रिपुरा राज्य भी 7 सिस्टर कहलाता है, और इसकी राजधानी कहाँ है? तो अगरतला। अब आते हैं आगे के तरफ, लास्ट में क्या बचा? है से ह से एच से हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ठीक है। इतने जो राज्य लिखे हैं इनको विशेष दर्जा प्राप्त है भारत सरकार के द्वारा, जिनको माने विशेष दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे ट्रिक पर, ठीक है। पहले यहाँ पे काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है। और इसको एकदम लगन से मगन से पढ़िए, कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़िएगा नहीं तो बढ़िएगा नहीं। तो जोश जज्बा जुनून रखिए। कहा भी गया है क्या, जो ये शिक्षा वह शेरनी का दूध है, वही जो पीता है तो दहाड़ता है। तो इसीलिए तो कह रहा है एक शेर कि आप लोग एकदम मन से पढ़िए, तन से पढ़िए, लगन से पढ़िए और इसको अपने लाइफ में क्या करिए, आत्मसात करिए। चलते हैं हम दूसरे ट्रिक पर, ठीक है। दूसरा ट्रिक मेरा अगला, ये ट्रिक तो पहले बताए थे, लेकिन आज फिर इसको थोड़ा बढ़िया से इसका विश्लेषण किया जाए, पोस्टमार्टम किया जाए। ट्रिक क्या है कि मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, यानी पाक मांगा, ठीक है। तो मां से क्या याद रखिए, मां से मालदीव में क्या चलता है। अब आप ये बात नहीं बताएं कि ये मामा श्री ने भाई से पाक मांगा, तो ये ट्रिक आपको बच्चों जिस देश में रुपया चलता है उसके लिए ट्रिक है। माने किस किस देश में रुपया चलता है, यानी रुपया क्या, ये करेंसी, अभी तो रियाल वाला बताएं, अब रुपया वाला सुनिए कि किस किस देश में ये रुपया चलता है। तो माँ से मालदीव याद रखिए, माँ से मॉरिशस याद रखिए, और सी से श्रीलंका याद रखिए। इस देश में रुपया चलता है। उसके बाद ने से नेपाल याद रखिए, और उसके बाद भा से का याद रखिएगा, भा से भारत याद रखिए। भारत देश मेरा अपना देश, जिसमें हम जानते हैं कि रुपया चलता है। इससे क्या याद रखिए, इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी कहाँ, जकार्ता, और मुस्लिमों की आबादी सबसे अधिक इसी देश में है, तो इंडोनेशिया में भी रुपया चलता है। और सेशेल्स याद रखिए, सेशेल्स देश में भी रुपया चलता है। और लास्ट में बचता है पाक, तो पाक से क्या होगा, पाकिस्तान, जिसमें भी रुपया चलता है। समझे मेरे बच्चों, इतना ये ट्रिक किसके लिए है, जो जिस देश में रुपया चलता है उस देश के लिए ये ट्रिक है, जिस देश में क्या चलता है, ये रुपया चलता है। तो इसको भी आप लोग एकदम ध्यान से उतारिए नहीं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए फिर, अब देखिए मेरा लास्ट ट्रिक रहेगा अब, और इसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अंदाज, जोश, उमंग के साथ, जज्बे के साथ। कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा, कुछ कर दिखाओ वैसा दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। लास्ट ट्रिक मेरा ये रहेगा कि हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। अब कहेंगे ये ट्रिक किसके लिए लिखे, तो ये ट्रिक मेरा ये है तना वाली फसले के लिए, तना वाली फसले के लिए। और इसको फिर विश्लेषण कर दे तो हद से क्या याद रखिए, हद से याद रखिए हल्दी, कर से याद रखिए केसर, और दी से याद रखिए आदि, यानी आदि मतलब अदरक, और आ से याद रखिए आलू, और प से याद रखिए प्याज। ये तना वाली फसलें है। और इसी के साथ अपने मतलब बातों को खत्म करते हैं, फिर नए जोश उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पूरा जोर तरीके से, पुरजोर तरीके से, शानदार तरीके से देखिए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए, मेरे हौसला ताकि वो अफजाई हो, बढ़े, और मैं नए उमंग के साथ और भी आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। जय हिंद बच्चों।